हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर एजुकेटर्स। सो हम जो इस श्रृंखला में जो हमारा ब्रिज कोर्स है उसका जो मैंने कोर्स 2 चूज़ किया है, आज मैं उसका पार्ट 2 या अध्याय 2 हम कहेंगे, जिसका नाम है करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न, यानी कि पाठ्य चर्चा के मुद्दे और चिंताएं। ये आज हम लेसन 2 को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लेसन 2 में है क्या क्या। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इसका जो परिचय है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जो करिकुलम है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि साल भर फॉलो होता है। तो ये फोकस किस पे करता है? बच्चों के डाइवर्स नीड, यानी विविध जो हर तरीके की जो ज़रूरत है उस पर फोकस करता है, उनकी क्षमताओं पे फोकस करता है और बच्चे के बैकग्राउंड पे भी फोकस करता है। क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग बच्चा चाहे जिस भी क्षेत्र का हो या उसकी जो भी ज़रूरत हो, हमें उसकी ज़रूरत अनुसार, उसके एज अनुसार उसको हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, हमें एक समान एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी है। करिकुलम जो है वो ऑल एक्सपीरियंस टू अचीव एजुकेशनल गोल, जो हमने एजुकेशनल गोल टारगेट बनाया है, जो भी हमने शैक्षिक लक्ष्यों को बनाया है, उसको हम उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके, ये हमारा उद्देश्य है। अब इसकी जो मुख्य घटक हैं, सबसे पहला है उद्देश्य और पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस और ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड आता है कंटेंट एंड पेडागोजी, यानी कि हम क्या सामग्री, क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि क्या हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और क्या हमारा सिलेबस है, उसको हम किस तरीके से, क्या लर्निंग आउटकम डिसाइड करके हम उसको पढ़ा रहे हैं। कंटेंट और पेडागोजी मैंने ऑलरेडी बता दी है कि क्या जो कंटेंट है और हम उसको पढ़ाने के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है असेसमेंट एंड एक्टिविटी, यानी मूल्यांकन और गतिविधि। किस गतिविधि के द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि क्लास 1 to 5 में हम 1-2 को तो एक्टिविटी के ही थ्रू मैक्सिमम टाइम्स असेस कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम उनका मूल्यांकन एक्टिविटियों या गतिविधियों के ही द्वारा हो रही हैं। तो उनका असेसमेंट और एक्टिविटी भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद संस्थागत लोकाचार, यानी कि जो हम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हम एथिक्स, यानी कि जो हम कल्चर, यानी कि जो हम मॉरल वैल्यूज़ देना चाहते हैं बच्चों को, वो हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ हैं ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, बिलीफ है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, या क्या प्रैक्टिसेस है, क्या डेली रूटीन में टीचिंग मेथड्स जो जा रहे हैं, किस तरीके का एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, और किस तरीके का हम एक इन्वायरमेंट, किस तरीके का इन्वायरमेंट एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है जो कि सेफ और सपोर्टिव होना चाहिए, इवन मोटिवेशन से भरा होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन जिस तरीके का माहौल दे रहा है वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर आता है लर्निंग स्टाइल, जिसको वर्क मॉडल के अनुसार समझा जा सकता है। सीखने की शैलियाँ, यानी कि किस किस तरीके से हम अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखा सकते हैं। तो सबसे पहला है विजुअल, यानी कि देखकर, बच्चा देखकर सीखता है। कहा जाता है कि जितने सेंस ऑर्गन्स को हम इंक्लूड करते हैं पढ़ाते वक्त, उतनी अच्छी हमारा शिक्षण होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को इंक्लूड करें। यहाँ पर सबसे पहला विजुअल, यानी कि दृश्य, यानी कि देखने से सीखना है। अब हम क्या दिखा सकते हैं? इमेजेस हैं, चार्ट है, मैप है, और आजकल तो ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह हैं जो कि हम बच्चों को क्लास में भी दिखाते हैं, अगर आपके क्लास में स्मार्ट बोर्ड है। दूसरा आता है ऑरल, यानी श्रवण, यानी कि सुन करके। तो ये सुनना तो ऑडियो के साथ भी हो सकता है। अगर हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो ऑडियो एंड विजुअल, सो विजुअल तो हो ही रहा है, ये ऑडियो, ऑरल इज नॉट लेस देन ऑडियो, ये ऑरल है, ये ऑडियो ही है। अब इसमें लिसनिंग और डिस्कशन आता है, या
अगर हम ऑडियो विजुअल को कंबाइन करें तो आप कोई भी वीडियो दिखा रहे हैं तो वो भी उसमें आएंगे। फिर आता है पढ़ना और लिखना, यानी कि जो किताबें और नोटबुक्स जो हैं, हमारी कॉपियाँ जो हैं, जो नोट्स वो बना रहे हैं, तो बुक और कॉपी से वो जो पढ़ रहे हैं वो रीड एंड राइट में आता है। फिर आता है काइनेस्थेटिक, यानी कि गतिशील, यानी कि जो हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। काइनेस्थेटिक मतलब जिसमें भी उनका बॉडी फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें वो फिजिकली इन्वॉल्व है, वो आता है काइनेस्थेटिक में, जिसमें एक्टिविटीज़ बेशक आती हैं। तो अगर हम एक्टिविटी उनको करा करके कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो करके भी सीखेंगे। तो इसको इसीलिए वर्क मॉडल कहा गया है। विजुअल, इसको हम ऑडियो भी कह सकते हैं, विजुअल, ऑडियो, रीड राइट एंड काइनेस्थेटिक। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम मैक्सिमम सेंसेस को, मैक्सिमम सेंस ऑर्गन आपको पता है, देखना, सुनना, टच, टेस्ट, तो जितने भी टेस्ट तो हम हर बार लर्निंग में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स को इंक्लूड करके हमें बच्चों का शिक्षण करना है। ये आ गई हमारी सीखने की शैलियाँ। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मल्टीलिंग्विज्म पे या बहुभाषावाद पे। एनईपी ने कहा है कि हमें बच्चों को उनकी मदर टंग में, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो हमें उनकी मदर टंग में ही उनको समझाना है, ताकि भाषा एक बैरियर ना बने कि बच्चे को समझ में नहीं आई कोई चीज़। तो बच्चों को कोई भी टॉपिक अगर हमें अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से समझाना है तो नो डाउट, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, बट अगर बच्चे का मदर टंग हिंदी नहीं है मान लीजिए, तो भी आपको कोशिश करनी है कि आप उसके लेवल पे जा कर के उसको उसकी मातृभाषा में, मातृभाषा नहीं कहेंगे, मातृभाषा ही कहेंगे, जिसमें उसका मदर टंग है, उसमें आप उसको जा कर के सिखाइए। तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ऐसा एनईपी कह रहा है, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर को 22 भाषा आए, बट हम चंक्स को यूज़ कर सकते हैं। चंक्स यानी कि कुछ शब्द सीख सकते हैं अपने विद्यार्थी के लिए, ताकि उसको हम एक अच्छी विद्या प्रदान कर सकें, एक अच्छा शिक्षण कर सकें। सो ये जो है, अगर नया लैंग्वेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल खासकर यूपी बोर्ड में हिंदी में ही ज़्यादातर शिक्षण होता है, तो उनके लिए नया जो भाषा हो जाएगी वो अंग्रेजी हो जाएगी। तो हम अंग्रेजी को भी उनको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, हिंदी से कनेक्ट करके, जिसमें उनकी मातृभाषा या मदर टंग तो मजबूत हो ही, बट वो उसी मदर टंग के थ्रू एक नई लैंग्वेज सीख सके। हमें उसके नेगेटिव चीज़ों को नहीं ध्यान देना है कि मान लीजिए हम अगर मदर टंग में कह दिया गया है तो हम पूरा मदर टंग में ही सिखा रहे हैं और वो नई भाषा नहीं सीख रहा है, जो कि अमूमन ऐसा हो जाता है। अगर हम अंग्रेजी और हिंदी के बीच में कंपेयर करें तो हम क्लास में हर लेक्चर अगर हिंदी में ही दे रहे हैं तो फिर बच्चा अंग्रेजी सीखने की उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम बच्चों को जो लैंग्वेज हमें सिखाना हमारा उद्देश्य है, जो हमने उनके सिलेबस या करिकुलम में डिसाइड किया हुआ है, वो हम उनको सिखा सकें। अगला आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब उसके जो सिद्धांत हैं वो ये 5 हैं। इक्वालिटी यानी कि समानता, यानी कि हमें किसी भी दो बच्चों में कोई किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन, कोई भेदभाव नहीं रखना है। उसके बाद आता है इक्विटी यानी कि न्याय। अगर मैं आपको इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में समझाऊं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये पिक्चर जो है वो इक्वालिटी और इक्विटी को दर्शाता है। इक्वालिटी मतलब मैंने सबको समान दे दिया, ये ना देखते हुए कि इंसान की ज़रूरत क्या है। तो जब हम विद्यार्थी की ज़रूरत को समझते हुए उसको उस तरीके की मदद करते हैं तो वो इक्विटी कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमने सबको समान अवसर दिया, मगर उस समान अवसर में अब ये तो पहले से ही लंबे थे तो इनको और हाइट मिल गई, ये भी नॉर्मल हो गए, बट यहाँ पर इनको दिक्कत हुई बिकॉज इनकी ज़रूरत ज़्यादा थी। तो हमें उसी हिसाब से अगर हमारे जिस विद्यार्थी को जिस तरीके की ज़रूरत है
अगर हम उसको उसी तरीके की ज़रूरत प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इक्विटी हुआ। हम जैसे क्लास में पढ़ा के चले आए सबको बराबर तरीके से, वो इक्वालिटी है। और अगर हमने देखा, नोटिस किया कि किसी बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने उसके साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा बिताया, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे दी, जिससे कि वो भी उतनी ही नॉलेज पा सके जितना बाकी सब पा रहे हैं, तो ये हो जाता है इक्विटी। फिर आता है एक्सेस, यानी पहुंच। हर चीज़ बच्चों की पहुंच में होनी चाहिए और बच्चे टीचर की पहुंच में होने चाहिए। फिर आता है भागीदारी या पार्टिसिपेशन, हमें सब बच्चों को समान पार्टिसिपेशन का मौका देना है। फिर आता है सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट, यानी कि हम उनको ऐसे मौके दें जिससे कि वो क्लासरूम में जो हमारा लर्निंग आउटकम है, जो उद्देश्य है, वो अच्छे से सीखें और उनको भेदभाव का ज़रा सा भी एहसास ना हो, उनको भी हम एक समान बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। अब इसमें जो बाधाएं आती हैं वो रवैया, हमारा एटीट्यूड। अगर हम समझ लें अरे इसको तो आएगा ही नहीं, इसको हम पढ़ा के ही क्या करेंगे, तो ये हमारा एटीट्यूड है कि ये पढ़ के भी क्या करेगा। कुछ लोग इस तरीके के भी एटीट्यूड के होते हैं, तो ये हमारी एक बाधा आएगी कि वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर हम एज अ शिक्षक, एज एन एजुकेटर बच्चे की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। फिर आता है फिजिकल बैरियर और इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत बैरियर। अगर संस्था में उस तरीके की व्यवस्था नहीं है जिसमें कि हम हर तरीके के बच्चों को समावेश कर सकें, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, चाहे उनमें फ़िज़िकल कमियां हो या जिस तरीके की भी चीज़ें हों, अगर हम उन्हें एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक बैरियर हुआ। तो हमारे इंस्टीट्यूट का फ़िज़िकल सेटअप इस तरीके से होना चाहिए कि हम हर तरीके के बच्चे को अपने स्कूल में अडॉप्ट कर सके। ऐसा NEP हमें कह रहा है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में हम इसी पार्ट को हम कोशिश करते हैं कि ये जो लेसन 2 है, लेसन 3 है, जो भी है, हम इसको समराइज़ करके कम से कम शब्दों में आपके पास लेकर आएँ, आपके पास लेके पहुँचे, ताकि आपको पूरा पार्ट पढ़ने के बजाय उसका जिस्ट मिल जाए और आपका वो लेसन तैयार हो जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी एज ग्रुपिंग और जेंडर इक्विटी। तो पहला है बहु आयु समूहीकरण, डिफरेंट एज ग्रुप्स लर्निंग टुगेदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप भी साथ में पढ़ रहे हैं। अगर हम प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो देर से शिक्षा शुरू कर रहे हैं या किसी ने टाइम पे शुरू कर ली है, जल्दी तो खैर बहुत कम होता है प्राइमरी स्कूलों में, बट तो वो एक तरीके से डिफरेंट एज ग्रुप हो जाता है। फिर इसमें हम पीयर मॉनिटरिंग सीखते हैं। इसमें हम सीखते क्या हैं? पीयर मॉनिटरिंग यानी सहपाठी मार्गदर्शन, यानी कि आपका जो फ्रेंड है या आपके साथ जो पढ़ रहा है वही आपकी मदद करे। पर्सनलाइज लर्निंग यानी व्यक्तिगत सीखना, आप खुद से भी सीख रहे हैं। फ्लेक्सिबल पेस यानी लचीली गति, यानी कि आपने टाइम जो है डिसाइड कर दी है, ऑल्दो अगर हमें करिकुलम टाइम पे कंप्लीट करना है या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है तो हम गति में ज़्यादा लचीलापन नहीं ला सकते हैं, बट फिर भी हर एक बच्चे का अपना खुद का पेस होता है कुछ भी सीखने का, तो हमें उसको उतना समय तो देना ही पड़ेगा। फिर आता है जेंडर इक्विटी यानी कि लिंग समानता, हमें फेयर ट्रीटमेंट करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अगेन वही इक्वालिटी और इक्विटी की बात आई, इक्वल ट्रीटमेंट और फेयर ट्रीटमेंट करना है। यानी कि इक्वालिटी तो ज़रूरी है बट इक्विटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यानी इससे हमारा जो जिस भी तरीके का समूह हमारे पास आया है, क्योंकि अगर स्पेशल चाइल्ड है या चाइल्ड विथ स्पेशल नीड जिसको हम CWSN चाइल्ड भी कहते हैं, तो वो डिफरेंट एज ग्रुप का भी हो सकता है, बट उसका हो सकता है मेंटल एज लोअर हो, ठीक है, तो फिर वो आपके साथ या डिफरेंट एज ग्रुप के साथ पढ़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत ही समानता के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ डील करना होता है। नाउ ये जो लिंग पूर्वाग्रह और समाधान यानी कि जो जेंडर बायसनेस है और उसके जो सल्यूशन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या समस्या आती हैं। सबसे पहला है रूढ़िवादी चित्रण, स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयल्स। अगर कहीं पे बोल दिया गया कि भाई खाना बनाना तो औरतों का ही सिर्फ काम है, या क्रिकेट तो सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, या ऐसा किसी पुस्तक में दर्शाया गया है, क्योंकि आमूमन अगर आप कोई भी चार्ट खरीद रहे हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे क्रिकेट आपको लड़के ही खेलते हुए दिखेंगे। तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गया, बिकॉज नाउ वी हैव द वुमेन टीम ऑल्सो।
हमारे पास विमेन की भी क्रिकेट टीम है। फिर आता है असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने दिखाया भी तो इस तरीके से दिखाया कि लड़कियां तो बहुत कम ही ऐसा कर पाती हैं या लड़के ये काम बहुत कम ही कर पाते हैं। देन मेल डिफ़ॉल्ट प्रोनाउंस, यानी कि पुरुष डिफ़ॉल्ट सर्वनाम, यानी कि हम बाय डिफ़ॉल्ट सोचते हैं कि कुछ काम सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं। एन एब्सेंस ऑफ द थर्ड जेंडर की तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो ये सारी एक समस्याएं हैं और जेंडर बायसनेस भी एक तरीके से हम कहेंगे। अब इसका सल्यूशन क्या है कि हम एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज रखें क्लास में। हम ये नहीं जताएं कि ये काम मर्द कर सकते हैं, औरत कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़की कर सकती हैं, ऐसा नहीं। डाइवर्स रोल मॉडल्स, हम जब भी किसी चीज़ की बात करें तो हमें डाइवर्स रोल मॉडल ही दिखाने हैं। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो उसमें हमें मेल फीमेल दोनों का नाम लेना है। साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें मेल फीमेल दोनों का नाम लेना है। तो इस तरीके से बच्चे देखेंगे कि और उसको समझेंगे भी, या लड़कियां भी उस चीज़ को, या लड़के भी कहेंगे अरे ये काम मैं भी कर सकता हूँ, वो खुद भी आइडियलाइज कर सकते हैं। फिर आता है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो समान हो। और आता है सेफ डिस्कशन स्पेसेस। सेफ डिस्कशन यानी कि जब भी कोई चर्चा हो रही है तो उनको एक सुरक्षित स्थान मिल रहा है, उनको उस चीज़ पे जज नहीं किया जा रहा है, तभी बच्चा आपसे कुछ भी शेयर करने में हिचकेगा नहीं। अगर उसको लगेगा हर बार कि नहीं मेरी मैम तो सिर्फ लड़कों को ही ज़्यादा टाइम दे रही हैं डिस्कशन के लिए, या उनकी ही सारी बातें सुन रही हैं, या जो मतलब मैम या सर जो भी, अगर उनको ऐसा लगता है तो इसलिए हमें सेफ डिस्कशन की प्लेस देना चाहिए। तो एक टीचर जो है ये बदलाव एक शिक्षक ही ला सकता है कि जो इतने सालों से जो स्टीरियोटाइप चल रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ, ये जो रूढ़िवादी सोच चल रही है उसको सिर्फ और सिर्फ एक टीचर ही बदल सकता है। ये ताकत सिर्फ एक टीचर में है, क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स हैं। हम ही नेशन के, देश के भविष्य को पढ़ा रहे हैं और ये हमारे ही हाथों में है देश का भविष्य, जिसको हम सुधार सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं। चलिए अब हम इसको समराइज़ करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें डाइवर्सिटी को अपनाना है, इंक्लूजन को प्रैक्टिस करना है, मदर टंग को प्रमोट करना है, समानता, इक्विटी नॉट इक्वालिटी, इक्विटी को हमें बढ़ावा देना है। तो इस पूरे वीडियो में या इस पूरे पाठ 2 में हमने जो 4 चीज़ें मेनली सीखी हैं वो यही चीज़ें थी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने सीखी है कि एक चिंतनशील शिक्षक ही परिवर्तन की कुंजी है। सो इसी बात के साथ आज मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और इसी के साथ हमने पार्ट 2 भी ख़त्म कर लिया है। मैं पार्ट 3 के साथ बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगी और आपके इसी पसंदीदा चैनल पे जिसका नाम है बोधिका। सो इस वीडियो को या ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही हमें दिखाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।